मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। कांग्रेस के लूट और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने बैतूल जिले से की। ये भाजपा यहाँ चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के चुनाव निशान पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। क्योंकि ये रैली सुबह 11 बजे हुई और त्योहारी सीजन में हजारों लोग जनसभा में पहुंचे और सुबह सुबह इतनी भीड़ देखकर पीएम मोदी का जोश हाई हो गया। लेकिन सुबह 11 बजे चुनाव की सभा करना लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्साह उनके भाषण में भी झलका। उन्होंने बीजेपी के जहां काम गिनवाए तो वहीं कांग्रेस पर आरोपों की बौछार लगा दी। पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए नहीं। और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छूटा जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस को नहीं घेरा। पीएम मोदी ने मंच से ऐलान किया कि मोदी की गारंटी का दुनिया लोहा मानती है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। वहीं राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी किंग मेकर की भूमिका में हैं और आदिवासी समाज ही जीत हार तय करते हैं, इसलिए उन्होंने आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का ऐलान किया। बैतूल में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी 15 साल बाद शाजापुर पहुंचे, जहां कांग्रेस का दबदबा है। मोदी की कोशिश इस दबदबे को तोड़ने की रही। और दलित मुस्लिम बाहुल्य वाली शाजापुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने जीत की हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बैठकर चुनाव का गुणाभाग करने वाले लोग बीजेपी की जीत का आकलन नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के दावों से हटकर देखें तो ये बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला। शाजापुर सीट से कांग्रेस ने 1993 से लेकर लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले हुक्म सिंह को टिकट दिया है। वहीं काला पीपल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी मैदान में हैं और शुजालपुर सीट से राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार से टक्कर है। ऐसे में यहां बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। शाजापुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ पहुंचे, जहां उन्हें सुनने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। बताया गया कि प्रधानमंत्री की रैली में आसपास के 8 विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं। क्योंकि झाबुआ में अलीराजपुर, जोबट, रतलाम, रायसेन और धार से भी लोग पहुंचे, इसलिए पीएम मोदी ने एक जगह से कई विधानसभा सीटों को साधा। क्योंकि बुधवार से चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसलिए इसे अपनी आखिरी जनसभा बताते हुए पीएम मोदी लोगों से भावुक अपील करते नजर आए। और मुझे विश्वास है कि मेरी आखिरी सभा चुनाव नतीजों में नंबर 1 बन जानी चाहिए। बना दोगे ना? पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस चुनाव हार रही है और एक बार फिर कमल खिलेगा। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। चूंकि मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए केवल 2 दिन बचे हैं, इसलिए राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर लगाया। विदिशा में राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब भी दिया। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और विदिशा में कांग्रेस नेताओं का जोश उस वक्त और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने विदिशा के मंच से ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में तूफान आने वाला है। लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है।
रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से मोहब्बत वाला राग छेड़ा, लेकिन इस बार उनका रुख बेहद आक्रामक दिखा। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल गांधी ने खुद को अहिंसा का सिपाही बताया और ऐलान किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो कर्ज माफ कर देंगे और वो सभी सुविधाएं देंगे जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आम लोगों को मिल रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार शिवराज की बजाय कमल के निशान को पार्टी का चेहरा बताती रही, इसीलिए मुख्यमंत्री पद के असली चेहरे पर अटकलों का दौर अभी भी जारी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की रेस में कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हो गए हैं। इसमें से ही एक नाम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। हालांकि सिंधिया ने सीएम की रेस में शामिल होने की बातों को नकार दिया। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। मेरी सोच स्पष्ट है, ना मेरे पूज्य पिताजी कभी कुर्सी के दौड़ में थे, ना मेरी आजी अम्मा कुर्सी की दौड़ में थी, ना मैं कुर्सी की दौड़ में। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी फैसला लेगी उसका पालन करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले कमलनाथ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। और जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस न बनाए जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि जनता शिवराज सिंह चौहान को पहचान गई है। बीजेपी को शर्म आ रही है शिवराज सिंह जी को घोषित करने के लिए। क्योंकि उन्होंने भी शिवराज सिंह जी को पहचान लिया जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। क्योंकि पीएम मोदी रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी हमलावर रहते हैं और चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी समेत कई वादे किए हैं। इस पर भी कमलनाथ ने अपनी सफाई दी। जो हमने अभी घोषणाएं करी हैं, हमने इसका हिसाब लगा के कराया। कमलनाथ ने दावा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो वो सबसे पहले प्रदेश के कर्ज को चुकाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पर अभी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जो मौजूदा बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कल से चुनाव प्रचार का शोर सुनाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में कल शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सोशल मीडिया पर भी कल शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार पर रोक लगेगी। आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए साइबर सेल की मदद से जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी नजर रखेगी। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच पीएम मोदी 2 दिन झारखंड दौरे पर रहेंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम झारखंड को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। रांची में रोड शो के साथ पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक यूडी मिंज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कांग्रेस विधायक पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। चुनावी माहौल के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने कहा कि उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के पीछे बीजेपी का हाथ था। उनको नहीं मालूम है कन्हैया लाल को मारने वाले लोग बीजेपी के लोग थे। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हुआ तो मजहब की बातें भी शुरू हुई और इसी बहाने कांग्रेस ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति का चैंपियन बताना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दिखी, जहां दिग्विजय सिंह की जनसभा में बड़ी संख्या में मुसलमान भी नजर आए। मौका देखा तो दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी को सर्टिफिकेट देने में देरी नहीं की। आज इस देश में भाजपा, आरएसएस और ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों से कोई पार्टी लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। दिग्विजय ने मुसलमानों में एआईएमआईएम के बढ़ते दखल को देखते हुए ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और ये भी माना कि अतीत में कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस से भी गलतियां हुई हैं। राम मंदिर को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच दिग्विजय मुसलमानों को लुभाने के तमाम जतन करते दिखे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनावों में बीजेपी से उतारे जाने पर भी तंज कसा। उज्जैन के जावरा में चुनाव प्रचार के दौरान जब 2 उम्मीदवारों का आमना सामना हुआ तो अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। वैसे तो ऐसे मौकों पर 2 उम्मीदवार अपनी भलमनसाहत से लोगों का दिल जीतने की कोशिश जरूर करते हैं।
लेकिन रणायरा गांव में जब बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र पांडे के सामने अचानक निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरपुर आ गए तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांग लिया। हम तो बोलते नहीं बेटा। ऐसा करते हुए उन्होंने बुजुर्ग नेता का हाथ अपने माथे पर लिया, लेकिन जवाब में बीजेपी उम्मीदवार ने नरम शब्दों में मुस्कुराते हुए उन्हें धमकी दे डाली। ये सब हंसते मुस्कुराते हुए हो रहा था तो निर्दलीय उम्मीदवार ने भी हंसते हुए ही पलटवार किया। बीजेपी उम्मीदवार भला इस पलटवार पर कैसे चुप रहते। इस तल्खी के बीच निर्दलीय उम्मीदवार तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होते देर नहीं लगी। बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से बड़ा गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन के 2 बड़े दलों में खटास कम होने का नाम नहीं ले रही। विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर लगातार हमलावर दिखी और मध्य प्रदेश के चुनावों में गठबंधन के तहत सीट नहीं मिलने से खफा अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं पर हमलावर दिखे। असल में इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बनाती दिखी, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति को रासाती है। जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जातीय गणना को समाज का एक्सरे बताया तो अखिलेश ने सीधा उन्हीं पर हमला कर दिया। एक्सरे होना था, वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पोलिंग बूथ है जो देश का दूसरा सबसे छोटा पोलिंग बूथ है। ये पोलिंग बूथ एक दूरदराज जंगल के बीच बसे गांव में सिर्फ 5 वोटर्स के लिए बनाया गया है और उस जगह तक चुनाव आयोग की टीम के लिए पहुंचना बेहद चुनौती भरा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा में वो पोलिंग बूथ शेराडांड गाँव में है। एक वोट से सीपी जोशी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे राजस्थान के, वो चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो एक वोट की कीमत क्या होती है वो बताने के लिए, वो दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में। शेराडांड गांव तक पहुंचने के लिए आखिरी 8 किलोमीटर का सफर बेहद मुश्किल भरा है। आखिरी 8 किलोमीटर साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर ट्रैक्टर से करना पड़ता है। जी मीडिया की टीम स्थानीय लोगों की मदद से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़ी। घनघोर जंगल और सड़क का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिखा। पूरा जंगल है, जंगली इलाका है और लोकल रास्ते हैं। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसमें गिरने का भी डर रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ के लोकल बाइक वाले हैं, हमारे कैमरामैन इस तस्वीर को दिखा रहे हैं और यहाँ से हम उन दुर्लभ रास्तों से जा रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग की टीम कैसे जाती है और चुनाव कराती है इन इलाकों में, इसका अंदाजा लगे आपको। जंगल के बीच रास्ता इतना खराब था कि हमें कई बार बाइक से उतरकर पैदल भी चलना पड़ा। इन रास्तों को कैसे बनाया गया है, काट कर कभी कम से कम लोग पैदल जा सके और बाइक जा सके, उस लिहाज से रास्ता है। और देखिए आगे नदी आने वाली है तो इन रास्तों से जाना कितना मुश्किल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगल के इस रास्ते में कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं। शेराडांड गांव के रास्ते में एक नदी भी है जिसका नाम मुड़की है। इस पर कोई पुल नहीं बना है, इसे पैदल, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर से पार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास भी कोई चारा नहीं था। शेराडांड गांव पहुंचना है तो नदी को तो पार करना ही पड़ेगा। हमारे साथ चल रहे स्थानीय लोगों ने तो नदी बाइक से पार कर ली। हमने सीईओ के साथ पैदल नदी पार की। हमारे साथ यहाँ के सीईओ साहब भी हैं और हमारे यहाँ के लोकल संवाददाता भी हैं। तो देखिए इस रास्ते से गुजर के जाना पड़ता है। आप सोचिए, मैं यही बता रहा हूँ कि एक एक वोट की क्या कीमत होती है। चुनाव आयोग किस तरह से इसको चुनौती के तौर पर लेता है और 2 वोट के लिए एक पोलिंग बूथ बना जो आज 5 वोट का पोलिंग बूथ है। ट्रैक्टर से ही जाते हैं। यहाँ के जितने पोलिंग बूथ में जो काम करते हैं वो लोग ट्रैक्टर से जाते हैं। कितने लोग होते हैं इसमें? 4 लोग होते हैं सर, और उनके साथ में पुलिस बल भी रहती है। तो इस प्रकार से लगभग 5 से 6 लोग होते हैं। नदी पार करने के बाद एक बार फिर मोटरसाइकिल से जंगल के रास्ते होते हुए हम शेराडांड के लिए निकल पड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग की टीम छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे पोलिंग बूथ पर सिर्फ 5 वोटर्स के लिए कैसे पहुंचती होगी। जी मीडिया की टीम 8 किलोमीटर का सफर तय करके शेराडांड गांव पहुंची। घनघोर जंगलों के बीच बसे इस गांव में कुल 3 मकान हैं और कुल 13 लोग रहते हैं।
जिनमें से 5 लोग मतदाता हैं। इस गांव में पहुंचकर पता चला कि यहाँ कोई स्थायी पोलिंग सेंटर नहीं है। लकड़ी से बनी इस जगह पर ही चुनाव आयोग की टीम 2 दिन पहले पहुंचकर टेंट लगाकर पोलिंग बूथ बनाती है। 15 साल में 5 वोटर यहाँ बने हैं, लेकिन यहाँ पोलिंग बूथ लगाया जाता है। अस्थायी पोलिंग बूथ इसी जगह पे बनता है और ये 5 मतदाता 100% मतदान करते हैं। जब हमने 5 मतदाताओं से बातचीत शुरू की तो पता चला कि इनमें से एक महिपाल का वोटर कार्ड तो बन गया है, लेकिन राशन कार्ड आज तक नहीं बना। परिवार को मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों भाई, क्यों नहीं मिलता है? और राशन कार्ड बनवे नहीं किया है तो कैसे मिलेगा? वोटर कार्ड बन गया और राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना है। अरे वाह। इस गांव में रहने वाले दशरू दंपति तो पहली बार मतदान करेंगे। इस बार वोट डालेंगे आप? हाँ जी, इस साल पहली बार डालूंगा वोट। शेराडांड गांव में 2008 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की पहल पर पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया था। उस समय यहाँ सिर्फ 2 मतदाता थे। इस पोलिंग बूथ पर 100% मतदान होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों की मांगों को किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। अब इन लोगों ने सरकार के सामने एक बार फिर मांगों की लिस्ट रख दी है, जिसमें सबसे अहम मांग मुड़की नदी पर पुल बनाना, सड़क निर्माण और आंगनवाड़ी केंद्र खोलना है। शेराडांड के इन मतदाताओं को राशन लेने के लिए भी 8 किलोमीटर दूर साइकिल से या फिर पैदल जाना पड़ता है और बारिश के वक्त तो नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि 1-2 महीने इनका संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। जी मीडिया की टीम के सामने सीईओ ने यकीन दिलाया कि वो इनकी मांगों को आला अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। क्योंकि वन विभाग का है पूरा 7-8-10 किलोमीटर के लगभग, तो उसको अवगत कराएंगे, प्रशासन को मैं अवगत कराऊंगा। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन इन मतदाताओं की मांग पर जरूर गौर करेगा। मध्य प्रदेश के महाकौशल का इलाका चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम रहा है। आदिवासी बाहुल्य महाकौशल क्षेत्र के 8 जिलों में कुल 38 विधानसभा सीटें आती हैं। और यही वजह है कि सभी पार्टियां आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगी रहती हैं। हालांकि इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को विकास से जोड़ने की कोशिश कितनी कारगर हुई है, जी न्यूज की टीम ने इसका जायजा लिया। आदिवासी वोट बैंक का बोलबाला हमेशा से रहा है और सभी पार्टियां इसको लुभाने की कोशिश करती हैं। महाकौशल रीजन की बात करें तो मंडला एक अहम जिला है और आदिवासी बहुल्य इलाका है और यहाँ पर क्या विकास की जो बात की जाती है वो यहाँ पहुँचा है या नहीं, इसका जायजा लेने हम बिछिया विधानसभा पहुँचे थे। जी न्यूज की टीम सबसे पहले बिछिया विधानसभा क्षेत्र के बाघंडी गांव पहुंची। इस गांव में गोंड जनजाति के लोग प्रमुखता में रहते हैं, लेकिन ये गांव अब तक विकास से महरूम है। इस गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए एक ही स्कूल है, लेकिन उसकी भी हालत ठीक नहीं है। चूंकि अब अंदर बच्चों के लिए पढ़ना खतरनाक है, तो ऐसे में स्कूल यहाँ से बंद करके जो एक अतिरिक्त कक्ष यहाँ पे बना था जिसमें अमूमन स्टाफ की मीटिंग होती है या स्टाफ बैठता है, उसमें फिलहाल बच्चों की पढ़ाई चल रही है। गांव में मौजूद इकलौते प्राथमिक स्कूल की हालत बहुत ही खराब है। स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी भरभरा कर नीचे गिर जाए और कई बार लोगों को चोट भी लग चुकी है। बिछिया गांव की आबादी करीब 600 की है, जबकि मतदाताओं की संख्या करीब 430 है, लेकिन ये गांव आज भी विकास की बाट जो रहा है। बिछिया गांव में स्कूल का जायजा लेने के बाद जी न्यूज की टीम गांव के अंदर भी पहुंची और वहां की सड़कों को देखकर गांव में विकास का अंदाजा लगाया जा सकता था। सड़कें पूरी तरह टूटी हुई दिखाई दी। लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में इस गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूब जाती है। ऐसे में गांव में किसी के बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। किसी का तबीयत खराब हो गया या कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमको मेन रोड पहुंचने में। किसी को खाट में ले जाते हैं तो किसी को खांध में ले जाते हैं। बारिश के दिनों में ये गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है, यानी इस गांव के चारों तरफ पानी भर जाता है। बरसात हुई, कीचड़ हुआ, स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, यानी 2 से 3 महीना आवागमन पूर्त है, आने जाने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हालांकि गांव वालों ने अधिकारियों और नेताओं से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और इसी बीच महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित बर्मन और डायरेक्टर गौरव बर्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस। महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। बीजेपी के आरोपों को भूपेश बघेल ने झूठा और बेबुनियाद बताया। जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भाजपा नेता के मतलब अमर अग्रवाल के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम से
पैसा भी प्लांटेड है, तो ये सब कुछ प्लांटेड है। जैसे जैसे अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, देश भर में अंगदान करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अंगदान से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक अंगदान एक ऐसा मामला है जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो देश में हर 5 में से 4 अंगदान करने वाली महिलाएं ही होती हैं। वहीं ऑर्गन लेने वालों में 80% पुरुष होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 1995 से 2021 के बीच देश में 36,640 ट्रांसप्लांट हुए, जिनमें अंग लेने वाले 29,000 पुरुष थे, जबकि 6,945 महिलाओं को ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फायदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लिविंग ऑर्गन डोनेशन यानी जिंदा रहते हुए अंगदान करने वालों में भी महिलाएं आगे हैं। ज्यादातर महिलाएं लिविंग डोनर हैं, जबकि अधिकतर पुरुष मृत डोनर थे, यानी उन पुरुषों के अंग मौत के बाद डोनेट किए गए। एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक 2019 में हुए कुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट में 93% लिविंग डोनर थे। इनमें 80% लिविंग डोनर महिलाएं थीं, जबकि इनसे अंग पाने वाले 80% पुरुष थे। रिसर्च में इसकी वजह पुरुषों का घर का कमाऊ सदस्य होना बताया गया, जिसके अंगदान करने से घर चलाना मुश्किल हो सकता था। इस बीच महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने डाबर ग्रुप के, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, चेयरमैन मोहित बर्मन और डायरेक्टर गौरव बर्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और ये एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई है। 7 नवंबर को दर्ज की गई एफआईआर में मोहित बर्मन, गौरव बर्मन, साहिल खान सहित 31 लोगों के नाम हैं। एफआईआर में मोहित बर्मन और गौरव बर्मन के मैच फिक्सिंग करने वाले सट्टेबाजों से संबंध होने का आरोप लगाया गया है। जी न्यूज ने एफआईआर दर्ज होने के बाद डाबर ग्रुप का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। बिहार के जमुई से एक डरा देने वाली घटना सामने आई, जहां एक दरोगा को कुचलकर मार डाला गया। बताया गया कि दरोगा प्रभात रंजन अवैध बालू खनन रोकने के लिए वहां पहुंचे थे और आरोप है कि तभी अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर चालक ने उन्हें रौंद दिया। इस हादसे में दारोगा प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। दारोगा प्रभात रंजन 2018 बैच के एसआई थे और करीब 1 साल पहले ही उनकी गढ़ी थाने में पोस्टिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक अवैध बालू खनन की सूचना पर दारोगा प्रभात रंजन कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय ट्रैक्टर चालक उन्हें रौंदते हुए वहां से फरार हो गया। इस हादसे में घायल दोनों पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बिहार के जमुई में दरोगा की हुई हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नीतीश सरकार को घेरा और राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दरोगा मारे जा रहे हैं, डीएसपी और एसपी मारे जाएंगे, लेकिन ये सरकार संरक्षण हर हाल में अपराधियों को करेगी और ये जो बालू माफिया है, जो दारू माफिया है, उनके ही द्वारा ये सरकार संचालित हो रही है। बीजेपी के हमलावर होने के बाद जेडीयू का जवाब सामने आया और भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो अपराधी हैं उसकी शिनाख्त हो गई है, ट्रैक्टर जब्त हो गया है, अपराधी भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। वहीं पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई। दिल्ली में दिवाली के बाद फिर प्रदूषण से हालात खराब हो गए हैं। दिल्ली में जितना ज्यादा प्रदूषण है उससे ज्यादा इस पर सियासत हो रही है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज डायबिटीज डे है और डायबिटीज डे की भी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान यादव समाज के 21,000 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। गोवर्धन पूजा के मौके पर पटना में मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान यादव समाज के हजारों लोगों ने एक साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी में शामिल होने के बाद सभी ने एक साथ गोवर्धन पूजा भी की। आज जदवंशी भी भगवान कृष्ण के वंशज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आकर्षण और प्रभाव से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और अगले चुनाव में राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। जिस तरह बिहार में चीरहरण करने का काम आज की सरकार कर रही है, इसका बदला कोई लेगा, बिहार के यदुवंशी समाज को लेना है साथियों।
दावा है कि बिहार में बीजेपी ने आरजेडी के वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और यादव समाज के हजारों लोगों को पार्टी में शामिल करना इसी का एक हिस्सा है। दिल्ली में दिवाली के बाद फिर से प्रदूषण से हालात बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली में जितना ज्यादा प्रदूषण है उससे ज्यादा इस पर सियासत हो रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह पंजाब में जल रही पराली है। कुल मिलाकर 26,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हुई है। क्या किया अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने इसे रोकने के लिए? वहीं दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिवाली के दूसरे दिन बीजेपी ने पूरी दिल्ली में जानबूझकर पटाखे जलवाए। कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फोड़वाए गए? कल तो ना तो कोई संस्कृति का मसला था ना सनातन का मसला था, कल पटाखे क्यों फोड़े गए? वो पटाखे कहां से आए? दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है। दिल्ली सरकार के मुताबिक बारिश और हवाओं से राहत मिलने के बाद पटाखों की वजह से ही दिल्ली में धुंध और प्रदूषण बढ़ गया है। आज डायबिटीज डे है जिसका मकसद इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करना है, लेकिन वायु प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए एक रिसर्च का नतीजा बेहद डरावना है, जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण टाइप 2 डायबिटीज की वजह बन सकता है, क्योंकि हवा में मौजूद PM 2.5 का बढ़ा हुआ लेवल शरीर में शुगर को बढ़ा रहा है। चूंकि भारत में वायु प्रदूषण की वजह से डायबिटीज के मरीज बढ़े हैं, इसलिए विशेषज्ञों ने गलत खान पान और बिगड़े लाइफस्टाइल को लेकर सतर्क किया है। ICMR के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, जबकि 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हैं। जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें 4 नियम से इससे बचने की सलाह दी गई है, जिसमें हर दिन भोजन में अधिकतम 25 ग्राम मीठा खाने की सलाह दी गई और भोजन में 2/3 हिस्सा सब्जियों और फल को रखने पर जोर दिया गया। इसके अलावा देर रात तक नहीं जगने की सलाह भी दी गई, क्योंकि ऐसा करने से शुगर बढ़ती है, और हर दिन कम से कम 30 मिनट खेलकूद या एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी गई। दिवाली की रोशनी के साथ ही अब देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा की रौनक दिख रही है। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिप के जरिए पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। बक्सर में राम रेखा घाट पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए मधुबनी पेंटिंग बनाई गई। इसके अलावा जगह जगह बाजारों में छठ पूजा की खासा रौनक दिखाई दी। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर बंद हो गए। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखीमठ के लिए रवाना हुई। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अब अगले 6 महीने श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन मुखीमठ में होंगे। दिल्ली की शकरपुर में एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। देर रात लगी इस आग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। हादसे के वक्त बिल्डिंग में 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कई लोगों ने इमारत से कूदकर जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार सवार 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। 2 दिन पहले टनल का एक हिस्सा धंसने से ये मजदूर वहीं फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टनल से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की मदद ली गई, लेकिन रेस्क्यू टीम को टनल से मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां लगातार मलबा गिर रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मौके पर मौजूद अधिकारी अंदर फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क करते रहे, ताकि जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाई जा सके। मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टनल के बाहर एक खास तरह की मशीन भी लगाई गई। ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, ये आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले की ये देखिए, ये ऑक्सीजन का पूरा ये सिस्टम है। यहाँ से उन तक ऑक्सीजन को भेजने के लिए पूरी ये मशीन लगी हुई है। यही नहीं, पाइप के जरिए टनल में फंसे मजदूरों तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई गईं। तो वहीं NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों के लोग इन मजदूरों को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इस बीच रेस्क्यू में हो रही देरी के बाद रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने नई तकनीक के इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसके लिए देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई, ताकि उसकी मदद से टनल में पाइप डालकर अंदर फंसे मजदूरों को निकाला जा सके। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जाएंगी, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, पाइप के थ्रू उन श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश होगी। मजदूरों की सलामती के लिए पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया।
भगवान मैंने ये प्रार्थना की कि इस तरह से ये कह रहे हैं कि सब सुरक्षित रहें और सब बाहर आ जाए। वहीं टनल हादसे को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई ताकि हादसे की वजह का पता लगाया जा सके। इस बीच टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिवार वालों की हालत बिगड़ने लगी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिजनों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने टनल में फंसे सभी मजदूरों की सकुशल वापसी की दुआ की। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं। टनल में फंसे ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों के हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर काम जारी रहा। एक दिन बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के प्रशंसकों के दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसकी वजह भारतीय टीम का बीते 10 साल में मिली अहम नाकामियों का रिकॉर्ड है। दरअसल बीते 10 साल में 9 अलग अलग आईसीसी टूर्नामेंट्स में 8 बार भारतीय टीम नॉकआउट राउंड में बाहर हो गई है। इन 10 वर्षों में भारत को 8 बड़े सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच में हार मिली। हालांकि इस दौरान भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट के 44 लीग मैचों में 38 मैच जीते, यानी भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट के 86% लीग मैच जीते। लेकिन भारतीय टीम इस दौरान 89% मौकों पर नॉकआउट राउंड में हार गई। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इसकी वजह फियर ऑफ फेल्योर बताते हैं। जी न्यूज़।